आशा गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 में टेलीफोन साक्षात्कार, है ना। इससे पहले हम डाक के बारे में पढ़ चुके थे कि डाक द्वारा प्रश्नावली कैसे भेजी जाती है और कैसे उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं टेलीफोन साक्षात्कार कैसे किया जाता है। ये भी एक डेटास कलेक्ट करने का, जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, आंकड़ों का संग्रह करते हैं, उसका एक प्रकार है। तो टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता, जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ यह है कि यह व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है और इसमें समय कम लगता है। तो अब आप इसके अंदर कैसे नोट्स बनाएंगे, अपने हेडिंग डालेंगे आप टेलीफोन साक्षात्कार और उसके अंदर लिखेंगे पहली लाइन तो ये है कि टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता, जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। और इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इससे लाभ, है ना। तो लाभ के अंदर फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और ये लिखेंगे कि यह व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है, इसमें खर्च कम आता है। ठीक है। नंबर 2, इसमें कम समय में ही साक्षात्कार किया जा सकता है ना। इसमें लिखा है ना कि इसे कम समय में संपन्न किया जा सकता है। तो इस लाइन को ऐसे लिखेंगे कि इससे कम समय में साक्षात्कार किया जा सकता है और आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। नंबर 3, यह प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षक या शोधकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होता है ना। क्या क्या होता है, आप टेलीफोन पे ये 3rd नंबर का पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें शोधकर्ता जो होता है ना, वो उससे हम वो उत्तरदाता को कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एक क्वेश्चन से उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा तो वो 2 या 3 या 4 क्वेश्चन और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में उसको समझा करके और जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसके टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर होता है, ये 4th पॉइंट आप लिखेंगे, जहाँ व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करता है। अनेक बार क्या होता है कि उत्तरदाता को अपने उत्तर देने में झिझक होती है, कठिनाई होती है या सामने उसको शर्म आती है, तो टेलीफोन पर वो आराम से उत्तर दे पाता है। तो ये हो गए, इसके लाभ हो गए। अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे कमियां। इस विधि की कमी यह है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है ना। क्योंकि क्या होता है कि हर एक के पास फोन नहीं होते, आजकल तो खैर हो रहे हैं, सभी के पास मोबाइल है। लेकिन जब ये टेलीफोन साक्षात्कार की बात की गई थी तब ये था कि इससे लोगों की मतलब सर्वेक्षक का जो है ना, जो अनुसंधान करता होता है, शोध करता होता है, वो सबके पास नहीं पहुंच पाता। अब जैसे आजकल है, अब नेटवर्क ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन कोई सर्वेक्षण किया जाता है, तो ऑनलाइन डेटा की सुविधा सबके पास उपलब्ध नहीं है। किसी के पास डेटा कम होता है, किसी के पास क्या होता है, कहीं नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम आती रहती है ना। तो ये आपकी इसकी कमी हो जाएगी। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि नेटवर्क की कमी हो जाती है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो पाता हर जगह, इंटीरियर एरियाज में नहीं हो पाता खास तौर से। और सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसके साथ टेलीफोन साक्षात्कार की कमी यह भी है कि संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाताओं को उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप में नहीं देखा जा सकता, जो इन विषयों पर सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। अनेक बार क्या होता है, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट डाल करके इसमें लिखेंगे कि टेलीफोन साक्षात्कार की जो मुख्य कमी क्या है कि कई बार संवेदनशील मुद्दों पर अगर उत्तरदाता झूठ बोलता है या उसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं उसकी, उनको नहीं देख सकते हम टेलीफोन पर। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो उसको, क्योंकि अगर झूठ बोलने वाला है तो उसके चेहरे से पता लग जाता है झूठ बोल रहा है, तो उसके हाव भाव देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन टेलीफोन पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है ना। एक बार हाँ, उसके बाद अपना इसी का एक पार्ट है प्रायोगिक सर्वेक्षण, है ना। एक बार जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए तो यह सलाह दी जाती है कि एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए, जिससे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, प्रायोगिक सर्वेक्षण क्या होता है कि जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं ना, तो उस प्रश्नावली को सीधे ही नहीं हमें लोगों के पास भेजना चाहिए। होना क्या चाहिए कि पहले उसको आप कुछ लोगों को बता दो और उनके ऊपर प्रयोग करके देख लो, उसके बाद उसे सामान्य लोगों के बीच में पहुंचाओ। तो
इसे क्या होना चाहिए, छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लेना चाहिए, जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक होता है या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है, ताकि प्रश्नों की कमियों एवं त्रुटियों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षक की दक्षता तथा वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत एवं समय का अनुमान लगाने में भी सहायता करता है। मतलब यह है कि हम जब सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका पहले एक बार हम सैंपल चेकिंग कर लें, है ना। उसके बाद फोर्थ आता है जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण। जनगणना या पूर्ण गणना, जनगणना का मतलब क्या होता है, पूरा सेंसस सर्वे, कंप्लीट इन्यूमरेशन, है ना, हर एक इकाई से आंकड़े एकत्रित करना। वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे जनगणना या पूर्ण गणना विधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको भी आप अपने नोट्स के अंदर लिख लें। हेडिंग डालेंगे जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण और उसके बाद ये लाइन लिखेंगे कि वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे जनगणना या पूर्ण गणना की विधि कहा जाता है। यदि कुछ खास संस्थाएं भारत की संपूर्ण जनसंख्या के बारे में अध्ययन की रुचि रखती हैं तो उन्हें भारत के बाहर के सभी शहरों गांवों के सभी परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस विधि की प्रमुख विशेषता क्या, अब विशेषता डाल करके आप लिखेंगे या लाभ डाल करके इसमें लिखेंगे कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक व्यष्टिगत इकाई को सम्मिलित, व्यष्टिगत का मतलब यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत से ही है ना, प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को सम्मिलित करना होता है। अब इसमें हर एक इकाई से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला इसका लाभ ये है, विशेषता ये है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ इकाइयों को चुन लें और कुछ को छोड़ दें। आपने संभवतः भारत की जनगणना के बारे में सुना होगा जो हर 10 साल में एक बार होती है। इसके अंतर्गत घर घर जाकर जानकारी ली जाती है और पूरे भारत के हर एक परिवार को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु दर, साक्षरता, श्रमिक जनसंख्या, आयु संभावितता या प्रत्याशित आयु, जनसंख्या के आकार एवं संरचना आदि के जनसंख्याके के आंकड़े जुटाए जाते हैं, जिन्हें भारत के महानिदेशक द्वारा संग्रहित एवं प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए जनसंख्या के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, भारत का महानिदेशक। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपके पूछा जा सकता है। भारत में पिछली जनगणना फरवरी 2001 में की गई थी। ये पुराने आंकड़े हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी, जबकि भारतवर्ष में 1901 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 23.83 करोड़ थी। 100 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या में 78.8 करोड़ की वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 की जनगणना में प्रकट होता है कि 1960 तथा 70 के दशकों के दौरान जनसंख्या वृद्धि लगभग एक समान थी। वर्ष 1991 की जनगणना से ज्ञात होता है कि 1980 के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14% थी, जो जनगणना 2001 के अनुसार 1990 के दशक में 1.93% कम हो गई। ठीक है। 1 मार्च 2001 को 12 बजे भारत की जनसंख्या 1027 लाख या इसको यूं लिख सकते हैं 1,27,15,247 हो गई, जिसमें से 561,02,277,078 पुरुष थे और 495,738,169 स्त्रियां थी। इस प्रकार भारत चीन के बाद 1 अरब की जनसंख्या को पार कर चुका है। तो और इसके देखिए हम इसके साथ ही एक और मैं इसको आपको बता दूं, ये जो है ना हमारी जनसंख्या के लाभ और हानि है। इसमें लाभ क्या क्या हैं इन आंकड़ों के कि उच्चतम उत्तर दर इसमें ज्यादा रहती है क्योंकि हर एक इकाई से जानकारी ली जाती है। सभी प्रकार के प्रश्नों के उपयोग की छूट होती है क्योंकि खुद जा रहा है ना इन्वेस्टिगेटर उनके पास में। मुक्तोत्तर प्रश्नों के उपयोग के लिए ये बेहतर है कि आप उससे किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं और अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का अवसर भी मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, ये कम खर्चीला है, ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच का एकमात्र साधन है, उत्तरदाता पर इसका कोई प्रभाव नहीं और उत्तरदाता को गोपनीयता उत्तरदाता की सुरक्षित होती है। संवेदनशील मुद्दों पर भी ये सर्वोत्तम है। अपेक्षाकृत खर्चीला कम है और
उत्तरदाता को प्रभावित करने की अपेक्षाकृत कम संभावना होती है और अपेक्षाकृत उच्च उत्तर दर है इसकी। हानि क्या है, ये इसके अंदर है ना, ये जो पहला वाला हमने किया था वो किसके लिए, प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए है। उसके बाद दूसरा है जो मेलिंग साक्षात्कार, जिसमें हम वो भेजते हैं ना, मेल भेजते हैं, अपने कोई कागज भेजते हैं। और तीसरा वाला जो ये हमने पढ़ा है ना, अपेक्षाकृत कम खर्चीला, ये कौन है, टेलीफोन वाला। इसी तरह देखिए, जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार से हानि हो रही है, ये टेबल बना रखी है इन्होंने पूरी। तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार से क्या हानि हो रही है, ये बहुत खर्चीला होता है, उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना होती है और अधिक समय लेता है ये। और उसके अंदर जो मेलिंग डाक वाला है, उसके अंदर क्या होता है, निरक्षरों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया सकता, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको प्रश्नावलियों को पढ़ नहीं पाते। उत्तर प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है, आप पहले भेजेंगे फिर वापस आपके पास आएगी तो समय ज़्यादा लग रहा है। अस्पष्ट प्रश्नों के स्पष्टीकरण का अभाव होता है, अगर कोई प्रश्न उत्तरदाता को समझ में नहीं आ रहा तो वो किसी से पूछ भी नहीं सकता और उनकी प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं होता। और टेलीफोन वाले में है सीमित उपयोग है इसका, प्रतिक्रियाएं देखना इसमें भी संभव नहीं है और उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावना इसमें भी बनी रहती है। पूरा प्रयास करता है ये कि ना उत्तरदाता आपसे प्रभावित होकर के ही अपना उत्तर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।